हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर स्टडी एट योर होम्स इन अ प्रॉपर वे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 3, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ जो भी उसके विरोध हुए उसका रिटेलिएशन किया एंड स्ट्रगल और संघर्ष किया और फिर अंततः अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। The western country discovered colonies in different countries to fulfill their economic goals and later on to set up their empire at these places। जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो क्या करते रहते थे, डिस्कवर्ड कॉलोनीज इन डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे देशों में ऐसे उपनिवेश की तलाश में रहते थे जहाँ से वो क्या कर सके, फुलफिल दियर इकोनॉमिक गोल्स, जहाँ से वो अपने आर्थिक जो गोल्स होते हैं उनको पूरा कर सके। एंड लेटर टू सेटअप दियर एम्पायर एट दीज प्लेसेस, और बाद में वो क्या करें, वहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित कर लें। मतलब पहले तो हम वहाँ पे जाएं, अपनी आर्थिक क्रियाकलाप करें और बाद में मौका देखते ही हम क्या करें, उसको अपने अंडर में ले लें। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा इन इंडिया बिगेन विद ट्रेजरी, एटोसाइटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। भारत में भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा शुरू हुआ वो भी ऐसे ही साम दाम दंड भेद के हिसाब से शुरू हुआ। फ्रॉम एनिशियंट टाइम्स इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस नेशन। शुरुआत से ही, प्राचीन समय से ही आप भी सुनते आ रहे होंगे, भारत जो है बहुत ही समृद्ध देश था, ठीक है, प्रॉस्परस कंट्री था। इसीलिए जो भी जितने भी पड़ोसी देश या दूसरे देश हुआ करते थे, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स, उनकी भी जो आइज थी, ठीक है, वो भारत पे थी, ठीक है। अलॉन्ग विद वर्ल्ड जो अदर कंट्रीज थे उनके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उनकी भी आइज किसके ऊपर थी, भारत के ऊपर थी। और वो अवसर की तलाश में थे कि कोई ऐसा अवसर मिले जिससे हम क्या कर सकें, सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लॉइट, कैसे हम इसका शोषण करें, कैसे इसका दोहन करें। द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स। वो हमारे भारत में किस रूप में आए, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में आए। एंड सून दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू रूलर्स, और जल्दी ही उन्होंने अपने आप को कैसे बदल लिया, शासक में। व्यापारी से क्या बन गए, शासक, राजा बन गए यहाँ के। ड्यू टू ब्रिटिशर्स इंडिया सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक एंड इथोस सिस्टम इंड्योर्ड अ सिग्निफिकेंट बैक्स। तो भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, चाहे सामाजिक हों, कल्चरल हों, आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, ठीक है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत पीछे चली गई। तो जब उन्होंने हमारे उपनिवेश पे कब्जा कर लिया तो कुछ हमारे अंदर धीरे धीरे चेतना जागृत हुई कि कैसे हम इनसे अपने आप को फ्री करें, कैसे आज़ाद करें। फिर ऐसे ही कुछ धीरे धीरे कुछ संघर्ष शुरू हुए। तो उन्हीं संघर्ष के बारे में अब हम पढ़ेंगे 1757 टू 1857। ओके। ऑन 23 सितंबर 1600 AD क्या हुआ, some major British traders started the governor and the company of merchants of London trading in the East Indies in the form of joint venture of company called East India Company। इन लोगों ने मिलके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, संयुक्त उपक्रम बनाया, ठीक है, और पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका फॉर्मेशन किया कब, 23 सितंबर 1600 AD को। ओके। ऑन 31 दिसंबर 1600 AD एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड अ चार्टर टू दिस कंपनी परमिटिंग इन विद द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और 31 दिसंबर 1600 AD को एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको ग्रांट कर दिया, ठीक है, एज ए चार्टर, और इनको परमिशन दे दी किस बात की, आपको सोल राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप पूर्व के देशों से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी बनाई गई ईस्ट इंडिया के नाम पे और उसको एलिजाबेथ ने परमिशन ग्रांट कर दी, ठीक है, आप पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते हैं। ये कंपनी बनाई गई 23 सितंबर 1600 AD को और इसको स्वीकृति मिली एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 AD को, ठीक है। तो कुछ
इतना डिफरेंस है। सितंबर में ये कंपनी का गठन हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, आफ्टर 2-3 मंथ्स। ये क्वेश्चन भी आप इनको यहाँ से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इंटरनल क्वेश्चन में काम आ सकते हैं आपके। फिर क्या हुआ, इन 1612 AD द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशेस फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग हब इन सूरत। 1612 AD में इस कंपनी ने सबसे पहले अपना स्थायी जो व्यापारिक केंद्र है, हब है, वो कहाँ बनाया, सूरत में बनाया। उससे पहले इन मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, 1604 में उन्होंने क्या बनवाया, बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। इन 1770 AD ही एक्वायर्ड अ फरमान फ्रॉम मुगल एम्परर फारूक सयार। उन्होंने जो मुगल शासक था फारूक सयार, उससे एक फरमान प्राप्त कर लिया। उस फरमान में क्या था और उससे उसको हासिल क्या हुआ, एंड ऑब्टेन्ड द ओनरशिप ऑफ लैंड ऑफ 38 विलेजेस, और उन्होंने 38 गांव की जो लैंड थी उसका मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसके बदले में उन्होंने क्या दिया, इन एक्सचेंज ऑफ ए स्मॉल ग्रांट ऑफ 3000 रुपीज द एम्परर मेड द कंपनीज गुड ड्यूटी फ्री। और एक छोटे से ग्रांट के बदले में, एक छोटी सी राशि के बदले में शासक ने क्या किया, जो उनका सामान होता था उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। मीन्स उस पर कोई भी कर नहीं, सिर्फ कितने पैसों के बदले में, 3000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो जो भी टैक्स, ग्रांटेड रिबेट इन टैक्स, जो भी टैक्स पड़ता था उससे छूट दे दी बिल्डर्स को। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने एक स्पेशल दस्तक इशू कर दिया, ही इशूड दस्तक। इससे क्या हुआ, एक अप्रूवल लेटर प्राप्त हो गया उनको, सहमति पत्र। इसके तहत उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, द कंपनी पेड मोर अटेंशन इन टू बंगाल। इसलिए कंपनी ने ज़्यादातर जो अटेंशन है, फोकस है, वो किधर करना शुरू किया, बंगाल की तरफ। बिफोर 1757 द ब्रिटिशर्स डिफीटेड अदर यूरोपियन कंपनीज। 1757 से पहले जो हमारे भारत की लड़ाइयाँ हुई, भारत के जो मुगल शासक हुए, दूसरे राजा हुए, उनसे लड़ाइयाँ हुई, उससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1757 से पहले जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी उनके साथ लड़ाई करके यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया, अपना सिक्का जमा लिया। उसके बाद इसने अपना काम शुरू किया। आफ्टर ऑब्टेनिंग फरमान फ्रॉम द मुगल्स, मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज इट्स इंटरफेरेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हस्तक्षेप, अपनी दखल शुरू की हमारे भारत में। नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान डाइड ऑन 10 अप्रैल 1756। बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खान, इसकी डेथ हो गई 10 अप्रैल 1756 AD को। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना, ही सक्सेसर सिराजुद्दौला बना। ये कौन था, ये अलीवर्दी खान की छोटी बहन का लड़का था। ठीक है, अलीवर्दी खान के मरने के बाद, अलीवर्दी खान की डेथ हुई 10 अप्रैल 1756 AD को। उसके बाद उत्तराधिकारी बना सिराजुद्दौला, जो अलीवर्दी खान की छोटी बेटी का पुत्र था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ शौकत जंग द गवर्नर ऑफ पूर्णिया, जो पूर्णिया का गवर्नर हुआ करता था, वो भी चाहता था कि वो बंगाल का नवाब बने। ओके, तो शौकत जंग पूर्णिया का गवर्नर था, वो भी चाहता था कि हम क्या बने, बंगाल के नवाब बने, शासक बने। द ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने इस झगड़े का फायदा उठाया, एडवांटेज, लाभ उठाया, एंड स्टार्टेड पैट्रोनाइजिंग अपोनेंट्स ऑफ द नवाब। और जल्दी ही जो नवाब के विरोधी हुआ करते थे उनको अपने यहाँ संरक्षण देना शुरू किया। कोई भी नवाब का विरोधी होता था उसको अपने यहाँ संरक्षण देते थे, शरण देने लगे। Many disputes regarding financial issues arose between the नवाब एंड ब्रिटिशर्स। जल्दी ही बहुत सारे झगड़े वित्तीय, फाइनेंशियल जो सुविधाएं होती हैं उसको लेके
फाइनेंशियल इश्यूज पे बहुत सारे झगड़े होने लगे नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसको हम प्लासी के बैटल के नाम से जानते हैं। ये युद्ध हुआ 23 जून 1757, ठीक है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ 23 जून 1757 AD। इसमें हुआ क्या, ब्रिटिशर्स इमर्ज विक्टोरियस, अंग्रेजों की विजय हुई, नवाब वॉज किल्ड और नवाब को मार दिया गया। द ब्रिटिशर अपॉइंटेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। विच ब्रिटिश सॉवरेनिटी वॉज एस्टेब्लिश इन बंगाल। इस प्रकार अंग्रेजों की जो संप्रभुता है वो बंगाल में स्थापित हो गई सिराजुद्दौला को हराने के बाद 23 जून 1757। ये डेट आपको याद रखनी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। ओके। इन 1760 AD when Mir Jafar was unable to fulfill financial obligation toward the Britishers, तो 1760 में मीर जाफर भी असफल रहा। जो अंग्रेजों की मांग थी, कुछ फाइनेंशियल उसने वादे किए थे, उनको पूरा करने में। द ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड मीर कासिम एज द नवाब। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर की जगह पे मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। आफ्टर बिकमिंग द नवाब, मीर कासिम मेड एफर्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन बंगाल। तो जब मीर कासिम नवाब बना तो उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश की, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन ही वॉज अनेबल टू डू ड्यू टू करप्शन एंड ब्रिटिश। ये भ्रष्टाचार के कारण और अंग्रेजों के कारण वो ऐसा करने में असफल रहा, नहीं कर पाया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक और युद्ध। डिस्प्यूट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज एंड ग्रांट ऑफ कंसेशन began to rise between नवाब मीर कासिम एंड द ब्रिटिशर्स। हमेशा कुछ न कुछ झगड़े होते रहते थे पैसे के लेन देन को लेके, ठीक है, और दूसरे मुद्दों को लेके। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, एक और युद्ध हुआ जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें नवाब हार गया एंड ब्रिटिशर्स इमर्ज विक्टोरियस, और अंग्रेज फिर से जीत गए। दिस बैटल प्रूव्ड टू बी अ बिग ब्लो फॉर द इंडियंस। भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा घाटा था। आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिशर्स गॉट द रेवेन्यू राइट ऑफ बंगाल। इस युद्ध से अंग्रेजों ने बंगाल में जो रेवेन्यू राइट्स है, कर वसूली का अधिकार, उसको प्राप्त कर लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनको लॉस होने लगा, वो नुकसान में जाने लगी, बहुत बड़ा उनका घाटा हुआ। स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द मराठा एंड मैसूर। कैसे अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा मराठाओं से और मैसूर में। इन 18th सेंचुरी द मराठा वर अ मेजर पावर इन इंडिया। 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा जो थे वो मुख्य ताकत, मेजर पावर हुआ करती थी। बट आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद, और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये 14 जनवरी 1761, ठीक है। पानीपत का ये तीसरा युद्ध था, ठीक है। पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ 14 जनवरी 1761, द मराठा पावर सफर्ड अ सेटबैक। इस युद्ध के बाद जो मराठाओं की पावर थी वो कमजोर हो गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। ओनली द मराठाज वर कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम ऑक्युपाइंग इंडिया। मराठाओं के अंदर ही वो ताकत थी जो अंग्रेजों को भारत को ऑक्युपाई करने से रोक सकती थी। नाउ द ब्रिटिशर्स वर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द मराठाज। अब अंग्रेज कोई ऐसे मौके के तलाश में थे, किसी ऐसे अवसर के तलाश में थे जिससे
वो मराठाओं को डोमिनेट कर सकें, अपने अंडर में रख सकें। इन 1772 AD, आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, जब 1772 में माधवराव पेशवा की डेथ हो गई तो उनका एक भाई था नारायण, ये पेशवा बना। बट रघुनाथ राव हु वाज द अंकल ऑफ द प्रीवियस पेशवा, लेकिन रघुनाथ राव जो पहले पेशवा का चाचा था उसकी भी इच्छा थी कि वो भी पेशवा बने। तो जो कंडीशन बंगाल में हो रही थी वो यहाँ मराठाओं में भी हो रही थी। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। द ब्रिटिशर्स गॉट अ चांस टू डिवाइड द मराठा किंगडम ऑन 6 मार्च 1775। तो मराठाओं को ब्रिटिशर्स को चांस मिल गया मराठास को डिवाइड करने का। ऑन 6 मार्च 1775 AD, ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत में एक समझौता हुआ। उस समझौते के क्या प्रावधान थे, उस समझौते में क्या क्या नियम किए गए, क्या कानून बनाए गए। तो ये सूरत में समझौता हुआ किस किस के बीच में, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड रघुनाथ राव। रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच एक समझौता हुआ सूरत में। इसके तहत हुआ क्या, द ब्रिटिशर्स वुड हेल्प रघुनाथ राव, रघुनाथ राव की हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स पेशवा बनने में, बिकमिंग द पेशवा, एंड द पेशवा वुड ग्रांट हाफ ऑफ द लगान ऑब्टेन फ्रॉम बेसिन, सालसेट एंड सूरत। तो पेशवा बनने के बाद जो लगान प्राप्त होता है उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को देंगे, जो बेसिन, सालसेट और सूरत से प्राप्त होता है। इन दिस वे एम्बिशन ऑफ रघुनाथ राव एंड द ट्रीटी मेड बाय हिम विद बॉम्बे गवर्नमेंट मेड द स्ट्रगल बिटवीन द मराठा एंड ब्रिटिशर्स अनअवॉइडेबल। इसलिए जो समझौता हुआ रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, इसमें तो इस प्रकार रघुनाथ राव की जो महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशंस थी, और जो बॉम्बे सरकार ने जो संधि की थी उससे ये सिद्ध हो गया कि अब जो युद्ध है किसके किसके बीच, ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच, उसको टाला नहीं जा सकता। मीन्स अब तो युद्ध होना ही था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, clashes took place between Britishers and Marathas from 1775 AD to 1782 AD। जो क्लैसेस हैं, टकराव हैं मराठाओं के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, वो होते रहे 1775 से 1782 तक। इसमें हुआ क्या, इस स्ट्रगल में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो मराठा थे वो एक होकर लड़ रहे थे, यूनाइटेड मराठा आर्मी, एंड दे हैड टू साइन द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ बड़गांव। और उन्होंने एक संधि की, एक समझौता किया बड़गांव में। इस समझौते में क्या तय हुआ, ब्रिटिशर्स वर टू गिव बैक द रीजन्स दे हैड ओन प्रीवियसली। अंग्रेजों ने जो पहले रीजन्स जीते हैं, क्षेत्र जीते हैं, उनको क्या करेंगे, वो वापस कर देंगे। मराठाओं से जो उन्होंने पहले क्षेत्र जीते हैं उनको वापस कर देंगे। एंड ओवर रघुनाथ राव टू द पुणे कोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये कुछ समझौते किए, पहले जो उन्होंने क्षेत्र जीते हैं वो उन्होंने पुणे कोर्ट में उनको वापस कर देंगे। बिसाइड दे हैड टू पे रेस 41,000 वार डैमेज। इसके अलावा जो लड़ाई में क्षति नुकसान हुआ है उसके रूप में भी वो 41,000 रुपीज़ क्या करेंगे, उनको चुकाएंगे, पे करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मराठा युद्ध हुआ उसमें 1775 to 82 तक, उसमें उन्होंने अंततः उनकी हार हो गई अंग्रेजों की, और एक बड़गांव में समझौता किया, संधि की। उसके तहत उन्होंने कहा ठीक है, जो भी हमने क्षेत्र जीते हैं मराठाओं से उनको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे रघुनाथ राव को, और ऊपर से हम 45,000 रुपीज़ भी देंगे जो नुकसान हुआ युद्ध में। उसके बाद होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार। दिस स्ट्रगल कंटिन्यू फ्रॉम 802 to 805। ये जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, ये 1802 से 1805 तक कंटिन्यू रहता है। द रीजन ऑफ दिस क्लैश वाज द इम्पेलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ लॉर्ड वास्ले। जो लॉर्ड वास्ले हुआ है, इसकी जो इच्छाएं थी बहुत ही अनंत, एंड द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठा चीफ्स। और ऊपर से इसकी इच्छाएं ज़्यादा तीव्र थी, इम्पेलिस्टिक थी। दूसरा, मराठाओं के जो मुखिया हुआ करते थे उनके अंदर
आपस में भी कुछ लड़ाई चल रही थी, तो उसका बेनिफिट लेना चाहता था। इन दिस स्ट्रगल द मराठा चीफ्स फॉट इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये जो संघर्ष हुआ इसमें मराठा स्वतंत्र होकर लड़े, मीन्स पहले जो युद्ध हुआ था फर्स्ट एंग्लो, उसमें यूनाइट होकर लड़े थे। जो 1775 से 1782 तक हुआ था उसमें मराठा यूनाइट होकर लड़े और इसमें इंडिपेंडेंट होकर लड़े अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड वर डिफीटेड। इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा, मराठा इसमें हार गए। भोसले स्ट्रगल्ड इन साउथ इंडिया एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द बैटल ऑफ अमरगांव इन 1803 AD। जो भोसले जी थे वो साउथ इंडिया में अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे और अंततः जो अमरगांव का युद्ध हुआ 1803 में उसमें वो हार गए और ट्रीटी ऑफ देवगांव वॉज साइंड। एक समझौता हुआ देवगांव में। ये समझौते में क्या हुआ, और ये समझौता हुआ कब, 17 दिसंबर 1803 AD। सिंधिया वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लालवाड़ी। सिंधिया को लालवाड़ी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। एंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव वॉज साइंड ऑन 13 दिसंबर 1803। फिर एक समझौता हुआ सुरजी अंजनगांव में 30 दिसंबर 1803 को। तो जो भी युद्ध होते गए मराठाओं से उनको हार का सामना करना पड़ता गया और वो संधि करते गए। द स्ट्रगल विच टुक प्लेस बिटवीन द होलकर्स एंड ब्रिटिशर्स रिमेन्ड indecisive and the treaty of Rajghat inked between both the parties in 1806 AD। एक युद्ध हुआ होलकर्स और ब्रिटिशर्स के बीच, ये इसका कोई निर्णय नहीं निकला, अंततः संधि हुई, समझौता हुआ 1806 में अकॉर्डिंग टू इट। और इस समझौते में क्या हुआ, होलकर गेव अप देयर राइट ऑन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ रिवर चंबल। चंबल नदी के जो उत्तर का हिस्सा था नॉर्दर्न रीजन, उस हिस्से को होलकर ने छोड़ दिया। एंड प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ राजपूताना। और ऐसा प्रॉमिस किया, ऐसा वादा किया, कुछ राजपूतों के आंतरिक मामले हैं उसमें कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे।